चलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे कल, एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसमें कल के टॉपिक्स में हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो और मैक्रो वाले पॉइंट्स पे बात की। माइक्रो एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया कि जो आउटसाइडर्स हैं बट हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसमें अपने सप्लायर्स हो गए रॉ मटेरियल के, हमारे कस्टमर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, इसमें बैंकिंग सपोर्ट, इंश्योरेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक कंपनीज जो हैं, या आपकी मीडिया मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो इन सब का भी रोल इसके अंदर रहता है। कॉम्पिटिटर्स तो हैं, नो डाउट, हम उनसे 1 to 1 इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन वो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट तो करते हैं। और इवन ऐसा भी नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। ये उस टाइप की राइवलरी नहीं है आजकल कि भाई आपकी तो शक्ल भी नहीं देखेंगे, उस टाइप का कॉम्पिटिशन नहीं है। उल्टा अभी ऐसा हो गया ना, वर्ल्ड काफ़ी चेंज हो गया, कॉर्पोरेट मार्केट काफ़ी चेंज हो गया। अब है ना, सब कंपनीज को ये समझ आ गई है कि एक दूसरे से ऐसा पर्सनल झगड़ा करके कुछ मिलना नहीं है। तो बोलते हैं हमें एक रह के कस्टमर से पैसे निकलवाने हैं, तो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ कोलैबोरेट कर लो, जहाँ ज़रूरत ना है वहाँ कंपटीशन कर लो, वैसा चल रहा है। तो आप देखते हो कितनी सारी कंपनीज टाई-अप्स और कोलैबोरेशंस कर रही है, तो वो चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ अब चेंज हो गई है कि बोले साथ मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बीच में ये टेलीकॉम कंपनीज का जो प्राइस वॉर चल रहा था, तो उसमें भी इस टाइप की मीटिंग्स हुई है बिटवीन रिलायंस एंड एयरटेल। तो पहले तो आपको पता है हिस्ट्री 4-5 साल में कि जियो वालों ने क्या करके पूरा मार्केट ख़त्म कर दिया। तो 15-17 टेलीकॉम प्लेयर्स थे इंडिया में, अब बचे हैं 2.25। ठीक है, पहले 3, हाँ पहले 3 बोलते थे, फिर बोला 2.5 बचे, अब 2.25 पे आ गया। वोडाफोन आइडिया को आप आधी कंपनी में नहीं गिन सकते, वो वेंटिलेटर पे है, कब उसका स्विच बंद कर देंगे पता नहीं है। वो बेचारी गवर्नमेंट भी फंसी हुई है क्योंकि ज़्यादा ही मोनोपोलिस्टिक क्रिएट कर दिया और डुओपोली तक ऑलमोस्ट पहुंच गए। अब गवर्नमेंट पे प्रेशर है कि अगर ये 3 की 2 हो गई तो हमारा नाम खराब होगा कि ये फिर कब बड़ी कंपनी को हम लोग हेल्प करते हैं। हाँ BSNL तो बोले हम तो रेस में है ही नहीं, तुम तीनों भागो, हम साइड पे। अभी 4G लाने वाला है, अभी 4G लाने वाले हैं। गवर्नमेंट ने इनको जानबूझ के स्लो किया ताकि प्राइवेट कंपनीज टेलीकॉम सेक्टर में आगे जाए। तो BSNL ने बोला हमको रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। तो जब पूरी दुनिया 4G पे आई थी, वो 3G पे ही चल रहे थे, अपग्रेड किया ही नहीं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया ना कुछ। जबकि एक टाइम पे BSNL सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाली कंपनीज में से थी, रेलवेज के लेवल पे। जैसे रेलवे गवर्नमेंट को कमा के दे रही है, वैसे BSNL बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा के देती थी। इंटेंशनली और स्ट्रेटेजिकली इसको स्लो किया गया, कॉर्पोरेट कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज को आगे आने दिया। अब फिर आगे आने में फिर एक ही कंपनी आगे आई, बाकी सारी पीछे हो गई। टाटा बेचारा, टाटा नहीं चल पाया टेलीकॉम में, डोकोमो बंद कर दिया। हाँ, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आउट हो गई क्योंकि वो बेयर ही नहीं कर पा रहे बर्डन। अब ये वोडाफोन आइडिया पे जब बात आई है, तो गवर्नमेंट पे अब प्रेशर हो रहा है क्योंकि अब नाम खराब हो रहा है। कि कोई भी डेमोक्रेसी में ना, इकोनॉमी में मोनोपोली अच्छी नहीं होती। वो ये माना जाता है कि फिर आप पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, एक कंपनी पे डिपेंड होना ठीक नहीं है। तो जब प्राइस वॉर चल रहा था लास्ट ईयर, ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे ना, सारी कंपनीज ने बोला कि हम प्राइस हाइक करेंगे। तो एक्चुअली में एक पॉइंट पे वोडाफोन आइडिया तो चलो लॉस बेयर कर करके वैसे ही खत्म हो रहा है। एयरटेल ने एक पॉइंट पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। उसने क्लियरली पब्लिक डिस्क्लोजर दिया था, उन्होंने प्रेस रिलीज में बोला था कि अब हम जियो के साथ प्राइस वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि जियो को बात समझनी है नहीं। वो सोच रहा है कि भाई उसके पास फाइनेंशियल बैकअप है, वो नुकसान खा खा के मार्केट खत्म कर रहा है, करता रहे, हमें नहीं करना है। हम लोग अब फोकस करेंगे क्वालिटी पे और कस्टमर सर्विस पे। हम अच्छी सर्विस देंगे उन कस्टमर्स को जो प्रीमियम पैसा देने को रेडी है, बट अच्छा नेटवर्क चाहिए। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने फिर वो एयरटेल ब्लैक और ये एक्सट्रीम फाइबर और ये सब निकाला, वो आपने एड्स देखे होंगे, वहाँ से वो स्ट्रैटेजी उन्होंने चेंज की और बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। वो जियो को भारी भी पड़ी, ऐसा नहीं कि हमेशा हर चीज़ में जियो जीतता ही जाएगा। एयरटेल वाले ने बहुत स्ट्रेटेजिकली काम किया। एयरटेल का ना पहले से डिश टीवी का सेट टॉप बॉक्स तो आता ही था, वो तो बहुत साल से चल रहा था, और उसके सिम कार्ड भी हैं। तो उन्होंने ना वो इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की। जो एक्सट्रीम फाइबर लेके आए, उन्होंने बोला एक काम करो, जो कस्टमर हमारा सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहा है उसको सिम कार्ड भी पकड़ाओ, जो सिम कार्ड यूज़ कर रहा है उसके घर में सेट टॉप बॉक्स भी लगवाओ, उसको वाईफाई भी दो। तो तीनों चीज़ें अपनी ही चलनी चाहिए। तो एयरटेल का एक पूरा इकोसिस्टम ना उस कस्टमर के घर में आ जाएगा ना, तो घर के सारे मेंबर एयरटेल का सिम यूज़ करेंगे, एक कॉमन वाईफाई यूज़ करेंगे, और वो स्मार्ट टीवी पे जो चला रहे हैं वो डिश टीवी भी अपना ही चलेगा। तो उसके पैकेजेस भी उन्होंने लॉन्च किए। अब इसकी वजह से एक पूरा कस्टमर बेस एयरटेल का हो गया। अब ना रिलायंस का वो जियो का सिम कार्ड यूज़ करने को रेडी है, ना उसका वाईफाई यूज़ करने को रेडी है। डिश टीवी सेक्टर में जियो था नहीं। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो जियो को समझ में आया कि यार ये कस्टमर लेके जा रहा है, और उनकी एड्स भी वैसी आती थी कि हम भाई प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करते हैं जो क्वालिटी सर्विस मांगता है, प्राइस वॉर में हम है ही नहीं। तो उसने बोला यार देखो, प्राइस वॉर जो है वो परमानेंट नहीं है, वो तो ऐसा है कि जब तक भाई सामने वाला भूखा मर जाए
तब तक नुकसान झेल लो, एक बार भूख से मर जाएगा ना फिर अपन अपना प्राइस बढ़ा लेंगे। तो एयरटेल को पता है कि एक पॉइंट पे तो उनको भी ये चीज को छोड़ना ही पड़ेगा, बोले हम अभी से छोड़ देते भाई, तुझे प्राइस वॉर करनी है कर, हम 2 ही प्लेयर बचे हैं मार्केट में, मैं क्वालिटी पे फोकस करूंगा, तू प्राइस पे फोकस कर, फिर तेरा नेटवर्क आता है नहीं आता है वो तेरे कस्टमर जाने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां से उन्होंने जब गेम चेंज किया तो एयरटेल का रेवेन्यू भी बढ़ने लगा और प्रीमियम क्वालिटी पे फोकस करने लगा। और दूसरा फाइट तो 5G पे था कि जो 5G में पहले एनरोल करके ज्यादा कस्टमर अक्वायर करेगा, वहां पे फिर क्वालिटी की बात होगी। अब जियो की और एयरटेल की मीटिंग्स हुई है लिटरली, मित्तल भारतीय एयरटेल जो ग्रुप है, मित्तल ग्रुप है, वो और मुकेश अंबानी इनकी टीम की मीटिंग हुई और इन्होंने एक दूसरे को कन्विंस किया कि भाई प्राइस वॉर बंद कर दो, टेलीकॉम सेक्टर को ब्लीडिंग इंडस्ट्री बोलते हैं कि ये नुकसान ही देती है, तो बोले ऐसे फाइट कर करके हम कस्टमर से कभी भी कमा नहीं पाएंगे, आपस में लड़ते रह जाएंगे और फायदा तो लोगों का हो रहा है, जब तक सस्ता दोगे वो तो फ्री का यूज करते ही रहेंगे। तो हमें एक मिनिमम सेट करना चाहिए कि हम प्राइस वॉर आपस में क्यों कर रहे हैं, एक डिसेंट प्राइसिंग पे एटलीस्ट ब्रेक इवन तक तो लेके जाए। अब इसमें ना जो पैरामीटर है कैलकुलेशन में, दैट इज द रेवेन्यू पर यूजर, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बोला जाता है इनकी टेक्निकल टेलीकॉम लैंग्वेज में। तो बोला एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अगर 300 रुपए हो महीने का तो कंपनीज एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकती है। और अभी एक साल पहले तक ये एवरेज रेवेन्यू 130 रुपए, 140 रुपए, 150 रुपए था। तो सोचो कंपनी कितना घाटा फेस कर रही है, बोले 200 रुपए तो कम से कम टच करो। तो ये सारी कंपनीज ने आपस में डिसाइड किया कि हम सब प्राइसेस एक साथ बढ़ाएंगे, आप भी बढ़ाओ ना, 20-25% प्राइस आप बढ़ाओ, हम भी बढ़ाते हैं। वोडाफोन आइडिया बोला हमें तो चाहिए, आप बोलो हम कब बढ़ाएंगे, हम तो वेट ही कर रहे हैं कि ऐसा कुछ थोड़ा बोलो ऑक्सीजन हमारे मुंह पे भी लगा दो कि बच जाए हम लोग। तो ये लास्ट नवंबर में आपने देखा होगा एक साथ इन्होंने 20 से 25% प्राइस इंक्रीज कर दिया, तीनों कंपनीज ने किए। तो कस्टमर को कोई वेरिएशन नहीं भाई, सबके पैकेजेस सेम रेट से बढ़ गए। अब रिलायंस वाला वो 1-2 रुपए 5 रुपए की मस्ती करता रहता है, इसका पैकेज 240 का है मैं 225 का रखूंगा, 200, वो ठीक है एक बार वो फेयर है, लेकिन एक रेंज तो डेवलप हुई। आज की डेट में भी ये कंपनीज 190-195 के ARPU पे पहुंची है, 200 अभी टच करना बाकी है। तो सोचो उनको और कितना रेवेन्यू चाहिए वो कंपनी को चलाने में, क्योंकि अब तो 5G वाला लेके आ गए, उसका एक्सपेंस उनका बढ़ गया, फ्री दे रहे। हाँ सभी वो फाइट चल रहा है वापस से, क्योंकि सुधरने वाले नहीं है, फ्री का दे दे के काम चलाने वाले, वो उनको पता है पब्लिक को ये चाहिए। तो टेलीकॉम में ये जो फाइट इनका चल रहा था ना, तो आपस में कंपनीज ने बैठ के म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम लोग इतना मिनिमम प्राइस रखेंगे, आप भी कमाओ, मुझे भी कमाने दो, और कस्टमर की पॉकेट से पैसा लेना स्टार्ट करो, जितना प्राइस वॉर करना था हमने कर लिया। तो उस पॉइंट पे उन्होंने बंद किया। अभी आप देख रहे हो तो ये पैकेजेस काफी महंगे हैं। अच्छा बीच में सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर भी गया, ये 28 दिन का जो पैकेज निकालते हैं, ये गैम्बल है। आप साल में 13 बार रिचार्ज कराते हो, अगर 28-28 दिन का पैकेज ले लो तो 12 महीने के 13 रिचार्ज हो रहे हैं। तो ये कंपनी वाले आपके साथ क्या चीटिंग कर रहे हैं, आपसे 1 महीने का पैसा ज्यादा ले रहे हैं। 30 दिन का पैकेज क्यों नहीं रखते, 28 का क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में 24-25 दिन कम पड़ जाते हैं। तो आप 12 महीने के एक साइकिल में 13 रिचार्ज कराते हो, अगर आप मंथली करा रहे हो, वैसा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने मैटर रेज किया कि भाई ये तो कस्टमर के साथ चीटिंग है, उसको 30 दिन का एक स्टैंडर्ड होता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर जजमेंट दिया कि भाई आपको 30 डेज वाला पैकेज देना पड़ेगा। तो वो भी कंपनी वाले भी कम थोड़ी है, जैसा लिखोगे वैसा इंटरप्रिटेशन होगा। तो बोला 30 डेज वाला पैकेज देना पड़ेगा, 28 दिन वाले के लिए मना थोड़ी ना किया। तो 28 दिन वाले पैकेज तो चल ही रहे, सब कंपनीज ने एक पैकेज खाली डाल दिया 30 डेज वाला, और उसमें भी क्या किया, डेटा यूज कम दे दिया। तो जैसे आपको जो 1.5 GB पर डे मिलता है वहाँ 1 दे दिया, लेगा ही नहीं कस्टमर। मतलब हमने दिया तो है 30 दिन वाला पैकेज, हम क्या मना कर रहे हैं, कस्टमर फ्रेंडली कंपनी हमारी, हमको ऐसे चीटिंग नहीं करनी। लेकिन क्या किया ना, वो पैकेज ही ऐसा रखा है कि आप लोगे ही नहीं, और एक ही पैकेज रखा है, ज्यादा वेरायटी नहीं दी है उसमें। तो वो गाइडलाइंस को कैसे घुमाना है वो तो इनको आता है, तो ये लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे मैटर हो रहा है। तो पॉइंट वही है कि कॉम्पिटिटर्स भी आपस में बैठ के म्यूचुअली बात करते हैं कि भाई तू भी डूब रहा है मैं भी डूब रहा हूँ, क्या फायदा है इसका, बैठ के बात करते हैं शांति से, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तू भी कमा मुझे भी कमाने दे। अब तो कंपटीशन तो मार्केट से खत्म ही हो गया है, अपन 2-3 लोग ही बचे हैं, तो शांति से कमा लेते, झगड़ा क्यों करना है। तो कोलैबोरेशंस भी कितनी बार या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है, ये होता है। ये ओलिगोपोली वाला जो केस है या डुओपोली वाला जो केस है, ये बेवरेज मार्केट में भी है, कोल्ड ड्रिंक्स में। कभी देखा है पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, ये लोग फाइट कर रहे हैं कि तेरी बोतल 20 रुपए की आ रही है, मैं 18 में निकालूंगा। कभी देखा है इतने साल में? सबकी बोतल कांच की 10 रुपए की है तो 10 रुपए की, वो प्लास्टिक की छोटी निकाली है उसमें तो लूटते हैं, वो सीधा 20 रुपए की है। तो सबकी बोतल 20 रुपए की है, अगर वो 45 वाली है सबकी 45 की है, 1 रुपए का भी प्राइस में चेंज नहीं है। हाँ फिर आप डीमार्ट में जाके MRP डिस्काउंट पे लो तो अलग है, वहाँ पेप्सी सस्ती मिलती है और कोका कोला महंगी मिलती है, वो MRP पे डिस्काउंट डीमार्ट दे रहा है, लेकिन कंपनी का MRP सबका सेम है। इसमें भी रिलायंस वाले को शांति नहीं है, वो लेके आया कैंपा कोला। अब कैंपा कोला के रेट आपने देखे हो तो इन सबसे सस्ता है, तो फिर इनको परेशान करना शुरू कर दिया, तो 20 में बेच रहा है मैं 15 में बेचूंगा, अब कमा जो करना है। मतलब वो जो एक बोलते हैं ना बिजनेस के जो रूल्स होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सारी ये खत्म कर देता है। बोले मैं कुछ नहीं मानता, मैं तो कस्टमर को सस्ते में, कस्टमर तो मेरी साइड लेगा, मैं मुफ्त में बेचूंगा कोई चीज या सस्ते रेट में दूंगा तो मेरा ही बिकने वाला है। वो मार्केट भी डिस्टर्ब करने की कोशिश उन्होंने की और कैंपा कोला अपना मार्केट बना रहा है। और अब अभी सब जगह नहीं मिल रहा है, थोड़ा सप्लाई उसका अवेलेबिलिटी कम है,
लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा तो फिर ये पेप्सी कोका कोला वालों को टेंशन आएगी, इनको प्राइस कम करना पड़ेगा, तो ना खुद कमाएंगे ना दूसरों को कमाने देंगे, फिर जब दूसरे बचेंगे नहीं तो हम ही कमाएंगे। ये स्कीम वैसी चल रही है, ठीक है, वैसा है। तो ये सब मैटर यहाँ पे हो रहे, ठीक है। हर बिजनेस में सेम स्ट्रेटेजी है, इतना मुफ्त में बांटो जितना बांट सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट में देखा कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक के साथ रिलेशंस, पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट करना। फिर मैक्रो वाले आ गए, उसमें हमने सारे फैक्टर्स देखे, इकोनॉमिकल एंड ऑल, डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल। अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, उसकी बात कर लेते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम में फिर वो एथिक्स, बिलीफ, जो एक अपना कोर होता है जिस फाउंडेशन पे हमारी कंपनी चल रही है, तो उस टाइप की चीज़ की बात हो रही है, और ये सबको रिलेट कर लेती है यहाँ पे। अब लैंग्वेज भी थोड़ा वर्ड्स भी देखोगे तो उसमें बोला एथिकल बिलीफ दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस इट्स बिहेवियर टूवर्ड्स एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। कंपनी का बिहेवियर बड़ा मैटर करता है, और उस एथिक्स पे अगर कंपनी चलती है तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबिलिटी भी दिखती है। कल टाटा मोटर्स का और ये नितिन गडकरी जो रोड मिनिस्टर है, तो उनकी मीटिंग हुई। अब टाटा मोटर्स ने उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया रोड सेफ्टी का, तो जो भारत एनकैप करके निकाला, कार्स का वो क्रैश टेस्ट होता है, आपने कभी वीडियोस देखे होंगे ना, कार को बैंग करके देखते हैं, साइड से इम्पैक्ट होता है, फ्रंट इम्पैक्ट होता है, उसकी स्कोरिंग होती है। उसके अंदर वो डमी बिठाते हैं, सीट बेल्ट लगा के एंड ऑल, उसको कितना इम्पैक्ट हुआ वो चेक करते हैं। तो अगर कार का एक्सीडेंट होगा तो अंदर बैठे लोगों को कितनी चोट लगेगी उसका इम्पैक्ट चेक होता है, और उसकी ना सेफ्टी रेटिंग होती है। तो एक यूरो एनकैप करके है, वो यूरोप का क्रैश टेस्ट रेटिंग है। एक ग्लोबल एनकैप करके है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया भारत एनकैप करके, कि भाई हमारी भी क्रैश टेस्ट रेटिंग हम लोग निकालेंगे फॉर इंडिया, जितनी भी कार्स यहाँ पे यूज हो रही है। तो उसमें सबसे पहला टेस्ट टाटा वालों ने दिया कि भाई हम अपनी गाड़ियाँ टेस्ट करवाते हैं। तो हैरियर और जो है ये सफारी, ये दो गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया, और दोनों को 5 स्टार रेटिंग मिला, जो पॉइंट स्कोर होते हैं उस हिसाब से। तो उसमें ना पूरा क्राइटेरिया होता है कि फ्रंट से अगर डैमेज होता है तो कितनी चोट लग रही है, साइड डैमेज होता है तो कितनी, अच्छा जो फ्रंट में बैठे हैं उनको कितना डैमेज हो रहा है, पैर में हेड इंजरी कितनी हो रही है, आर्म्स में इंजरी कितनी हो रही है, जो पीछे बैठा है उसको इंजरी कितनी हो रही है, फिर चाइल्ड सेफ्टी, तो जो छोटे बच्चों को पीछे बिठा रखा है तो उनको कितनी चोट लगती है, ये सब चेक होता है। उसके स्कोर के बेसिस पे स्टार रेटिंग आता है। अब टाटा की दोनों गाड़ियों ने कल फर्स्ट टाइम 5 स्टार रेटिंग अचीव किया ये भारत एनकैप में। तो दैट इज लाइक वो उनका एक बिलीफ है ना कि हमें सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी है। तो वो चीज़ मिनिस्ट्री भी जो है प्रमोट कर रही है कि चलो इंडियन कंपनी इस लेवल पे आई है कि भाई क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग आ रहा है, जबकि इंडियन कंपनीज की रेपुटेशन ऐसी थी कि सेफ्टी को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते। बट आज की डेट में इंडिया में जितनी गाड़ियां हैं सबसे ज़्यादा सेफ्टी में महिंद्रा और टाटा आ गए, उनका स्टार रेटिंग ज़्यादा आ रहा है, जबकि किया मोटर्स का भी स्टार रेटिंग इतना अच्छा नहीं है, उसके तो उल्टा खराब नाम है। और मारुति का तो पूछना ही नहीं, तो वो भी वही है, BSNL वाली हालत है, हम इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, वैसा है। तो वैल्यू सिस्टम जो है उसमें बिलीफ की बात होती है, ये हो रहा है। एम्प्लॉयज की तरफ, कस्टमर की तरफ आपका बिहेवियर कैसा है। एग्जाम्पल में वही JRT टाटा वाली बात, CSR वाला जो कल अपन बात कर रहे थे कि भाई उन्होंने क्या क्या स्कीम्स निकाली, तो सोसाइटी को भी वो अच्छा इम्पैक्ट कर रहे हैं और एम्प्लॉयज की भी हेल्प कर रहे हैं। तो वो बॉक्स में जितना कंटेंट है ना उसमें सेम स्टोरी है। जैसे इसमें इन्फोसिस का भी एक एग्जाम्पल है, सेकंड पॉइंट में वो देख लेते हैं। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी विच वन द फर्स्ट नेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड इन 1999 attributes its success to its high value system which guides its corporate culture. To quote one of its reports, our corporate culture is to achieve our objectives in environment of fairness, honesty, transparency, courtesy towards customers, employees, vendors and society at large. और अभी इन्फोसिस के चेयरपर्सन का जो कोट चल रहा है 70 आवर्स वाला, वो आपने सुना ही होगा। नारायण मूर्ति ने बोला कि बोले यंगस्टर्स को 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। मोटिवेट करना अलग बात है, अच्छी बात है। अब क्या है ना, वो वैसे ही है, जनरेशन गैप है। नारायण मूर्ति ने जितना एफर्ट किया है उस पर जो मीम बना के उनको ट्रोल किया ना, वो इतनी जो रेपुटेशन थी ना कि नारायण मूर्ति समथिंग उन्होंने कुछ किया है, उनका वो फिर अपनी वो जेनजी और मिलेनियल फिर मजाक बनाने पे आते तो किसी को छोड़ते नहीं। तो सबने इतना मजाक बनाया, कमेंट बॉक्स पढ़ो ना वो तो पता चल जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो 70 आवर्स अ वीक जैसे ही उन्होंने बोला तो उसके ऊपर इतने कमेंट आ गए, सबने ये बोला बोले खुद की कंपनी के लिए तो हम 100 घंटे भी काम करेंगे, और सैलरी जितनी दोगे फिर काम उतना ही होने वाला है। तो वो तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का तो दुख वैसे ही होता है ना कि आप उनको छेड़ोगे और वो रोना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारे कमेंट आए उसके ऊपर, वैसा है। तो 70 आवर्स अ वीक इज लाइक, जैसे उन्होंने बोला बोले मैं सुबह 6:30 ऑफिस पहुंच जाता था, रात को 8:30 बजे तक ऑफिस में होता था, फिर निकलता था। मतलब फिर बचा ही क्या लाइफ में, सुबह 6:30 8:30 ऑफिस में काम करना है तो क्या बचने वाला है। तो ऑब्वियसली उस टाइप के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, बट वो जनरेशन गैप है। आज की जो जनरेशन है उनको चाहिए 5 डेज अ वीक,
वो भी ज्यादा लग रहा है 4.5 करो, 4 वीक 4 डेज अ वीक, ये चल रहा है ना कितने कंट्री में, दुबई में और सब जगह वो लोग ट्राई कर रहे हैं 4 डेज वर्किंग। अभी हाइब्रिड आ गया है, 3 दिन ऑफिस नहीं जाना है, घर से काम करना है, 2 ही दिन ऑफिस जाना है, सैटरडे संडे तो छुट्टी है। कॉर्पोरेट में आईटी में यही चल रहा है, वो शायद इसीलिए परेशान होंगे कि स्टाफ आता नहीं होगा। सच में सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे फ्राइडे ऑफिस जाना है, बाकी 3 दिन घर से काम करो, तो ऑफिस 2 ही दिन जाना है पूरे हफ्ते में, तो वैसा हो गया। तो वो वर्किंग आवर्स फिर आपके कम हो जाते हैं। तो उस चीज, अब उन्होंने जो टाइम देखा है ऑफिस जाना है, पूरा दिन उसी में काम करते रहना है, ये वो आज का कल्चर अलग है। आज बोले आधे दिन घर से काम करेंगे, आधा दिन ऑफिस जाएंगे, कहीं कुछ पर्सनल काम हो तो एटलीस्ट टाइम तो मिलेगा। आवर्स भी फ्लेक्सिबल हो गए, तो ट्रेंड चेंज हो गया। अब वो उस ट्रेंड के साथ पता नहीं सेट हो नहीं पा रहे, तो उन्होंने बोल दिया भाई 70 आवर्स काम करो। कोई नहीं करने वाला, पैसे दोगे तो भी लोग नहीं करेंगे। आजकल वैसा हो गया लोगों को ना, वो अपनी मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ की इतनी प्रायोरिटी आ गई है ना, उसको बहाना भी बना लिया है, काम ना करने का बहाना है। बच्चों को बोलो पढ़ाई करने को, बोले मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। बोला पढ़ाई नहीं करेगा तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, पढ़ तो ले कम से कम। तो जहाँ मेहनत ज्यादा पड़ रही है ना, अपने मेंटल हेल्थ पे ले लेते हैं आजकल, वो बहाना हो गया, विक्टिमाइज हो जाते हैं, थोड़ा वो चल रहा है। तो ये बेचारी, ये पुरानी जनरेशन तो चिढ़ने वाली है, क्योंकि उन बेचारों को मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट ही नहीं पता था। उनको वही 70 आवर्स वीक दिखता था कि अपना काम करना है, ठीक है। तो ये इन्फोसिस वालों ने भी ऐसी बातें की है कॉर्पोरेट कल्चर वैल्यू सिस्टम को लेके। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर कंपनी में क्रिएट करना, दैट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर, वैसा है। फिर मिशन और ऑब्जेक्टिव, अपने बात होती है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव जैसे टर्म। तो मिशन का मतलब क्या है, वो शॉर्ट टर्म में अचीवेबल है। मतलब आज आपकी जितनी पोटेंशियल, जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी रिसोर्सेज है, यू कैन अचीव दैट मच, तो दैट कैन बी योर मिशन। विजन में ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म है, आज टारगेट करोगे तो शायद कुछ साल लगेंगे आपको वो लेवल तक पहुंचते हुए, इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, तो उसको विजन बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो मिशन सॉर्टेड होगा कि क्या करना है, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स उस हिसाब से फिर स्टेप वाइज डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा मुझे अभी ये अचीव करना है, तो ऐसे अचीव होगा। तो जो पाथ है वो तभी मिलेगा जब डेस्टिनेशन डिसाइड हो जाएगी, वैसा दैट इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ये भी इंटरनल पार्ट हो गया। हर कंपनी का अपना अपना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सेल्स बढ़ाना है, वॉल्यूम पे फोकस करना है, एनीथिंग। अब जब कंपनीज एफएमसीजी सेक्टर में या कहीं पे भी काम करती है, तो किसी कंपनी का अप्रोच क्या होता है, मुझे वॉल्यूम में बिजनेस करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, सेल ज़्यादा होना चाहिए, पर कस्टमर प्रॉफिट कम होगा चलेगा। कुछ कंपनीज ये फोकस करती है कि हम क्वालिटी बेचेंगे, अच्छा प्रॉफिट लेंगे कस्टमर से, उसको चीज़ क्वालिटी वाली देंगे, भले कस्टमर कम होंगे चलेगा। अब ये अप्रोचेस जो है वो बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करती है। लग्जरी ब्रांड्स क्या कोशिश करते हैं, जो कस्टमर आ रहा है उससे प्रीमियम चार्ज करो, बट वो प्रीमियम उसको प्रीमियम लगना नहीं चाहिए, उसको लगे कि मुझे इसके सामने जो क्वालिटी मिल रही है ना वर्थ है। तो उनका फोकस नीश मार्केटिंग पे होता है कि छोटा कस्टमर बेस, लेकिन पर कस्टमर प्रॉफिट ज़्यादा। अच्छा एफएमसीजी में आप डीमार्ट और ये सब का बिजनेस स्ट्रेटेजी देख लो, इनको ऐसा वॉल्यूम में माल बेचना है, रोज का इतना कलेक्शन होना चाहिए, 5% नफे पे काम करेंगे चलेगा, लेकिन 100 के बदले 1000 कस्टमर आएंगे ना, तो 5% बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो ओके। तो हमें वॉल्यूम में बेचना है, तो वो स्ट्रेटेजीज अलग अलग हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये भी इंटरनल मैटर है, टॉप लेवल पे कौन, मिडल लेवल पे कौन, बॉटम लेवल पे कौन, बाइफर्केशन कितना, किसको क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो आपकी चॉइस है। लैंग्वेज में भी देखोगे तो यही पॉइंट्स है। एक बार पढ़ लो ना ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न में क्या बोला हुआ स्ट्रक्चर। The organizational structure, the composition of the board of directors, the professionalism of management, etc. are important factors influencing business decisions. An efficient working of a business organization requires that the organization structure should be conducive for quick decision making. The board of directors is the highest decision making body in a business organization. For efficient and transparent working of the board of directors in India, it has been suggested that the number of independent directors be increased. ठीक है, तो कंड्यूसिव जो बोला है मतलब वो सूटेबल होना चाहिए, या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, दैट इज कंड्यूसिव, क्योंकि डिसीजन मेकिंग क्विकली हो सके, स्ट्रक्चर वैसा बनाओ ताकि टाइम ना लग जाए और डिसीजन लेने में लेट ना हो जाए। बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा लेट हो गए ना तो फिर वो मौका हाथ से चला गया, वैसी चीज़ हो जाती है, तो उसको ध्यान रखना है। तो इसके लिए है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, और वैसा ट्रांसपेरेंट वर्किंग सिस्टम हम सेटअप करके डिसीजन मेकिंग को क्विक कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट कल्चर, ये तो आजकल ये भी ट्रेंडिंग चीज़ हो गई है। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब कि कंपनी में काम कैसे होगा, वर्क कल्चर क्या रहेगा, तो वो भी ना टाइम के साथ बहुत चेंज हो रहा है, और इतनी नई नई चीज़ें कॉर्पोरेट्स में आ रही है। पहले का टाइम अलग था ना, वो 9 बजे ऑफिस गए, 5 बजे तक मजदूरों की तरह काम करो, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, ठीक है, तो काम किया अपना रोज का रूटीन और निकल गए। आजकल कॉर्पोरेट कल्चर इतना चेंज हो गया कि जनरेशन जैसे जैसे चेंज हो रही है, उनका माइंडसेट जैसे चेंज हो रहा है ना, कंपनीज को भी उनके साथ एक वो बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। अब वो वैसे कल्चर में आप काम ही नहीं करोगे, वैसा हो गया, तो वो कल्चर भी अपने हिसाब से चेंज हो रहा है अभी। और टेस्टिंग हो रही है, इतने नए नए कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था, एक सजेशन आया हुआ है कि भाई ऑफिस में नैप टाइम मिलना चाहिए,
Wow. है ना, देखा आया ना रिएक्शन, ठीक है, कि भाई होता है ना, कितने लोगों को हैबिट होती है ना दोपहर को या खाना खाने के बाद आधा घंटा सोने को चाहिए, तो बोले क्यों ना वो भी ट्राई किया जाए, आधा घंटा सो जाओ, ऑफिशियली आप उसको टाइम दे दो कि आधे घंटे का नैप ले लो, क्योंकि बहुत लोग वो नैप लेने से फ्रेश हो जाते हैं, फिर उठ के काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है, तो काफी लोगों की ये नीड होती है। बट क्या होता है ना कि वो कभी मौका मिलता नहीं, अब सुबह उठे एक बार काम पे निकल गए, फिर सोओगे तो फिर तो आपको गालियां ही पड़ने वाली है कि यार ऑफिस टाइम में सो रहा है, नींद निकाल रहा है, तो वो तो होना नहीं चाहिए। बट इसी को अगर कल्चर ही बना दिया जाए कि ले लो ना आधा घंटा खाने का ब्रेक, आधा घंटा सोने का ब्रेक, तो सो जाओ, ठीक है, उसके बाद आप काम कर लो, कौन मना कर रहा है। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी क्या पता प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे। अब ट्रेडिशनली ये सब चीज़ों को गलत माना जाता था, पर अब क्या हो रहा है ना कि वो कॉर्पोरेट वाले भी इस चीज़ को समझने लगे हैं कि यार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, कुछ गलत थोड़ी ना है, लेट अस ट्राई, क्या पता प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, हमें तो एम्प्लॉय से बेस्ट आउटकम निकालवाना है, मतलब है। अब वो आधा घंटा नींद लेके 1 घंटा ज्यादा काम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसको भी अपने आप को मेंटली रिचार्ज कर ले तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसके ऊपर भी डिबेट हो रहा है कि ये भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि अगर उसका कुछ आउटकम अच्छा निकलता है तो फिर अपने उसको यूज कर सकते हैं, वैसा है। बाकी चीजें भी है, ऑफिस में कॉर्पोरेट में कंपनीज ये कोशिश करती है कि यार एम्प्लॉय को ऑफिस आने का मन करे, ये नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे चिढ़ता हुआ ऑफिस आए कि यार जाना पड़ेगा, तो वहाँ का एनवायरमेंट वैसा कर दिया। कितनी कंपनीज ने कर दिया, जो ड्रेसिंग है वो फॉर्मल नहीं रखा है, आप इनफॉर्मली आप चप्पल पहन के आओ, जीन्स पहन के आओ, 3/4 पहन के आओ, कार्गो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ड्रेसिंग का वो नहीं है कि ये आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना है, तो फॉर्मल कपड़े, क्योंकि ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, क्या फॉर्मल कपड़े पहन के बंदा 10 घंटे बैठा रहता है, तो वो इतना इरिटेट हो जाता है उन कपड़ों से कि कंफर्ट नहीं लगता। और अब ऐसी कंपनी जैसे आईटी कंपनीज और ये सब है, ये लोग बैकएंड काम करते हैं, इनका कस्टमर हैंडलिंग तो होता नहीं है कि ऑफिस में क्लाइंट आ रहा है उससे मीटिंग करनी है, क्लाइंट मीटिंग होगी तो आपको थोड़ा ड्रेसअप होना पड़ेगा, बट जहाँ बैकएंड काम है, मुझे लैपटॉप पे काम करना है पूरा दिन और किसी क्लाइंट से मिलना नहीं है, तो मैं कपड़े क्या भी पहन के आ रहा हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। तो कितनी कंपनीज में उन्होंने ड्रेस कोड नहीं रखा, उससे एक कंफर्ट हो गया, तो अब वो एम्प्लॉय 10 के बदले 12 घंटे बैठा है ना, तो वो कपड़ों की वजह से इरिटेट नहीं हो रहा। तो ये छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने सोचना शुरू किया और काफी कंपनीज अब इसको इंप्लीमेंट कर रही है, और एक करती है ना बाकी को करना पड़ता है, क्योंकि फिर एम्प्लॉय भी तो बातें करते हैं, यार वो कंपनी में अच्छा है, टेंशन नहीं, आराम से जाओ, ये ड्रेस कोड और ये फॉर्मल कपड़े ये वो ये सब झंझट नहीं है, तो स्विच कर लेते हैं फटाफट, एक तो वो भी टाइम नहीं लगता है एम्प्लॉय को। आज इस कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते करते दूसरे में रेज्यूमे देके आ जाता है कि क्या पता इससे बेटर ऑफर आ जाए, तो तुरंत स्विच कर लूंगा, अभी ज्वाइनिंग हुआ नहीं उससे पहले स्किप, तो वो सब फैक्टर भी है। तो कॉर्पोरेट कल्चर में ये पॉइंट्स है। हाइब्रिड वाला मैंने आपको बोला, वो 3 दिन घर पे 2 दिन ऑफिस, ये भी चल रहा है। ऑफ आवर्स और फ्लेक्सिबल आवर्स वाला कंसेप्ट भी है। मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जो कि बैंगलोर और इस सब जगह काम कर रहे हैं, तो बोले सर वो टाइमिंग को लेके भी फ्लेक्सिबिलिटी है। बोले ऐसा कुछ नहीं, एक मेरी फ्रेंड है वो बुक माई शो में है मुंबई में काफ़ी साल से, तो बोले हमारा भी ना आर्ली टारगेट होता है कि बोले मुझे मेरे पूरे वीक में कुछ 40 आवर्स या ऐसे कुछ कंप्लीट करने हैं। अब मेरा मेरा ऑप्शन है, अगर मैं 10 घंटे 4 दिन तक कंटिन्यूस काम कर लूँ, बाकी 3 दिन में ना जाऊँ, कोई नहीं बोलेगा। मुझे ऐसा हो गया 8-8 घंटे 5 दिन में डिवाइड करने हैं तो भी ठीक है, 9-9 आवर्स 4 डेज, फिर शायद मैं 5th डे हाफ डे 4 घंटे चली जाऊँ तो भी ठीक है, मुझे 40 घंटे काम करना है, उसके ऊपर का कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब मैं कितने भी करूँ, एक हफ्ते के 40 आवर्स मुझे अपने देने, तो वो फ्लेक्सिबल है। तो कभी उसको ऐसा होता है कि सूरत आना है वीकेंड में, तो 10-10 घंटे 4 दिन काम कर लिया, 3 दिन सूरत आ गए, फिर वापस मंडे चले गए, तो वो बेनिफिट उसको मिल जाता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है आवर्स की। दूसरा ये है कि ऑफ आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी, अभी एक स्टूडेंट है मेरे, उसका बैंगलोर में अभी ट्रांसफर हुआ, वहाँ पे उसने जॉब ली है। अब बैंगलोर में आपको पता है ट्रैफिक का क्या सीन है, निकलोगे कब, पहुंचोगे कब। मैं उसको वही पूछा, मैं बोला अभी एक हफ्ता वहाँ पे गई थी, तो मैं बोला तू ऑफिस पहुंच जाती थी टाइम पे, क्या सिचुएशन था, या फिर क्या है कि ट्रैफिक का तो इतना हम सुन ही रहे हैं हर जगह। तो बोले नहीं ट्रैफिक तो उतना है ही, ऑब्वियसली है, बट बोले कैब के लिए वेट करने में 30 to 40 मिनट तो कैब को आने में लग जाती है, 1 किलोमीटर दूर है। और बोले ऑफिस मेरा हार्डली 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वो पहुंचने में 1-1.5 घंटा अलग लग रहा है। तो बोले 3-3 किलोमीटर तो वॉक करके चली जाती। तो बोले एक्चुअली वॉक करके जाऊँ तो मैं 15-20 मिनट में पहुंच जाऊँ, कैब लेके जाती हूँ 1.5 घंटा लगता है, तो ट्रैफिक का एक्चुअली में वहाँ पे इशू है। तो बोले हमारे ऑफिस में टाइमिंग फ्लेक्सिबल रखे हैं हमारे एम्प्लॉयर ने, बोले आप किसी भी आवर में आओ, किसी भी आवर में जाओ, आपको इतने आवर्स काम करना है, प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। बोले वो खुद सुबह 8 बजे आ जाते हैं क्योंकि पीक आवर नहीं होता ना, तो ट्रैफिक नहीं मिलता। अब बोले 3-4 बजे निकल जाते हैं, ट्रैफिक शुरू होता है 5-6 बजे के बाद, तो वो ऑफ टाइम में चले जाते हैं, ऑफ टाइम में आ जाते हैं, तो टाइम तो उतना ही दे रहे हैं कंपनी में, काम उतना ही हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक किसी को बीच में नहीं आता। मतलब ये काफी प्रैक्टिकल आइडिया है। तो बोले वो उनको ऐसा नहीं है कि आप इतने बजे आओ इतने बजे जाओ, आप आधा घंटा जल्दी लेट आ रहे हो, आपकी कन्वीनियंस पे ट्रैफिक देख लो, लेकिन इतने आवर्स आपको प्रोडक्टिवली काम करना है, फिर आप जा सकते हो। आप सुबह 7 बजे आ जाओ, 2 बजे चले जाओ, हमें क्या मतलब है, हमें तो उतने आवर्स से मतलब है कि आपने काम पूरा किया। अब इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी कॉर्पोरेट कल्चर में है, तो एम्प्लॉय को जाना वहाँ पे वो बर्डनसम नहीं लगता है। क्या ठीक है चलो आज कुछ इशू है, मैं 8 के बदले 9 बजे चली गई, मैं 3 के बदले 4 बजे तक बैठ के काम कर लूँ, या ट्रैफिक ये टाइम पे ज्यादा होता है तो जल्दी लेट निकल गए, प्रॉब्लम नहीं, हमको काम उतना करना है। आप प्रोडक्टिविटी नहीं दिखेगी तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन करेंगे, बट बाकी फ्लेक्सिबिलिटी दे। तो ये सब कॉर्पोरेट कल्चर में चीजें आजकल डेवलप हो रही है। वैसा ये इंटरनल मैटर हो गया कंपनी का,
देखो लैंग्वेज एक बार पढ़ो, देखते हैं क्या है इसमें। Corporate culture and style of functioning of top managers is important for determining the internal environment of a company. Corporate culture is an important factor for determining the internal environment of any company. In a closed and threatening type of corporate culture, the business decisions are taken by top level managers, while the middle level and lower level managers have no say in business decision making. This leads to lack of trust and confidence among subordinate officials of the company. In an open and participating culture, business decisions are taken by the lower level managers, and top management has a high degree of confidence in the subordinates. Free communication between the top level management and lower level managers is the rule in this open and participatory type of corporate culture. ये भी तो एक चेंज है ना, मिडल और लोअर लेवल वाले को बोलने का मौका मिलता है, डिसीजन लेने का मौका मिलता है। आप डिसीजन लो, आप बोलो, सजेशन दो, फीडबैक दो, उल्टा आप जो बोलोगे हमें सही लगेगा, हम मान लेंगे। हम भी अपना दिमाग लगा लगा के आपको हर चीज़ सिखाते क्यों जाए, आप उतना तो कर ही सकते हो। आपका कॉल गलत होगा तो हम बोलेंगे, अदरवाइज आप डिसीजन दो। तो वो जो डिसीजन मेकिंग पावर पास ऑन किया, तो दैट इज़ अ न्यू कॉर्पोरेट कल्चर, जिससे मिडिल लेवल एम्प्लॉय को लगता है कि यार मेरी भी कोई अथॉरिटी है, मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ अपना दिमाग लगाऊंगा ना तो उसकी रिस्पेक्ट होगी। ऐसा नहीं कि जो बोला है वो करना है, उस टाइप का कल्चर नहीं है। तो ओपन और फ्री कल्चर होने से कॉर्पोरेट्स में कहीं ना कहीं काम करना काफ़ी सिंपल हो जाता है वो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, वो तो फिर ऐसा हो गया कि आपका स्टाफ किस तरीके का है, कितना स्किल्ड है, कितना नहीं है। तो ये आपको फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में आपको जिस लेवल पे जो एम्प्लॉय चाहिए, उसकी जो नीड्स है कि भाई इतने लेवल का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होगा तो ही काम चलेगा, तो आपको देख के हायर करना चाहिए। तो भी एक इंटरनल फैक्टर है। देखते हैं, लैंग्वेज पढ़ो। Quality of employees, that is, of human resource of a firm, is an important factor of internal environment of a firm. The characteristics of the human resources like skill, quality, capability, attitude, and commitment of its employees, etc., could contribute to the strength and weakness of an organization. It is difficult for the top management to deal directly with all the employees of the business firm. Therefore, for efficient management of human resources, employees are divided into different groups. The manager may pay little attention to the technical details of the job done by a group and encourage group cooperation in the interest of a company. ठीक है, तो क्वालिटी में वही आ गया, स्किल और ये सारी चीज़ें, कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर है दैट इज ऑफ लेबर यूनियन। ये हम जानते हैं, ट्रेड यूनियन और ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इंटरनली जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपनी यूनियन फ्रेम कर लेते हैं। अब यूनियन का मतलब फिर उसको नेगेटिवली नहीं लेना है कि यार ये तो अपने साथ झगड़ा ही करते रहेंगे, उल्टा आप एज अ मैनेजमेंट उनके साथ हारमोनी बना के रखोगे तो कंस्ट्रक्टिवली काम हो सकता है कि भाई एक यूनियन लीडर को मैसेज दे दिया, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखे ना, वो मान जाएगा, सब मान जाएंगे। तो अपने को अच्छे रिलेशन बना के रखने, अनफेयर बात उसकी भी नहीं सुननी है, अनफेयर काम करना भी नहीं है, दोनों तरफ से सही चलेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी ठीक है, अच्छे रिलेशन मेंटेन होते रहे तो वो एक बेस्ट पार्ट हो गया। लास्ट में है फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। तो ये फिजिकल रिसोर्सेज में फिर आपकी असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है वो, और टेक्नोलॉजिकली आपकी कंपनी कितनी अपग्रेडेड है। टेक्नोलॉजी से कंपटीशन में बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आजकल ये प्रोडक्शन के रेट कितना जल्दी आप सप्लाई कर पाते हो, दैट मैटर्स। तो आपकी फैक्ट्रीज जितनी ऑटोमेटेड है उतना क्विक डिलीवरी कर पाओगे और उसमें कंपटीशन में आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट हो जहाँ पे एक ऑटोमेशन की तरफ आगे बढ़ चुकी कंपनी और दूसरी सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल पे चल रही है, तो प्रोडक्शन रेट किसका फास्ट होगा? ऑटोमेटिक वाले का। सप्लाई में जो रोटेशन हो रहा है वो भी उसका फास्ट होगा। जल्दी प्रोडक्ट बना बना के बेचेगा तो कैश भी जल्दी रिकवर होगा। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है वो बेनिफिट देता है। तो ये प्लस पॉइंट्स है। इसके लिए कंपनीज रिसर्च डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करती है। जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, इनोवेशंस पे। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी है वो सब इनोवेशंस के बिना काम नहीं कर सकती। मैं बीच में देख रहा था, ये डिस्कवरी प्लस वाला अपना ऐप है, उसके ऊपर वो मेगा फैक्ट्रीज और ये सब शोज आते हैं। तो उसका सब्सक्रिप्शन आया था तो मेरे पास था एक्सेस, मैंने चल देखते हैं कुछ में क्या है। तो ये लोग हीरो होंडा का प्लांट था हरियाणा में, तो या उत्तराखंड में था मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे पूरा उसकी मेगा फैक्ट्री बता रहे थे कि वो लोग कैसे प्रैक्टिकली इतनी सारी बाइक्स डेली बना रहे हैं। तो वो प्लांट की कैपेसिटी है 10,000 बाइक्स बनाने की। इतनी इतनी बाइक्स वो लोग डेली बना सकते हैं, इतनी उनकी कैपेसिटी है। वैसा है तो कितना बड़ा प्लांट होगा। अब उन्होंने वहाँ पे इन्वेंट्री, जीरो इन्वेंट्री अप्रोच पे काम कर रहे हैं, जस्ट इन टाइम। अपने बात करते थे एसएमई, जस्ट इन टाइम मतलब जीरो इन्वेंट्री, कि रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री नहीं रखेंगे, फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री नहीं रखेंगे। जापानीज टेक्निक, जैसे ही रॉ मटेरियल आया सीधा असेंबली लाइन पे जाएगा, बाइक रेडी हो जाएगी, रेडी होते ही ट्रक में भर के डीलर को निकल जाएगी, रखनी नहीं है। तो इस टाइप का अप्रोच वो लोग इतने बड़े प्लांट में यूज कर रहे हैं। अब वहाँ पे दिखाया कि एक उनका प्लांट है, मतलब एक उनका सेक्शन था जो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए उस फैक्ट्री में बनाया था। अब बजाज की, हीरो होंडा की ये सब जो बाइक्स है, ये आपको पता है, वो बजाज की प्लेटिना आती है, हीरो होंडा की CD100 और ये सब आती है। इनकी माइलेज कितनी अच्छी है, ये 50, 60, 70, 75 तक की माइलेज दे रहे हैं पर लीटर, इतना एवरेज दे रहे हैं।
उसके बाद भी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो बाइक के ऊपर काम कर रहा है कॉन्स्टेंटली कि और इसकी माइलेज को कैसे अपने बढ़ा सकते हैं। तो बोले जो बाइक ऑलरेडी 70 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में, उसको 90 तक लेके जाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। तो बाइक को पूरा, और उसमें फिर शॉकर्स को कैसे इंप्रूव करना है, सस्पेंशन कैसे बेटर करने हैं, तो बाइक का वो मॉडल चला के देख रहे हैं, उसमें रफ रोड जैसा क्रिएट किया है, ऑफ रोड, तो उसके सस्पेंशन पे कितना प्रेशर आ रहा है, बैठने वाले को कितना पेन होगा, बैक पेन हो जाता है लोगों को, ये सब चीज़ें, तो उस पर काम चल रहा है। और माइलेज बढ़ानी है तो बाइक का वेट लाइट करना पड़ेगा। तो बोला जो पार्ट्स हम यूज कर रहे हैं ना उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि लाइट मेटल यूज करके सेम पार्ट को रिप्लेस करके बना के देखे तो वजन कम होता है तो एवरेज बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, और अगर वजन कम होता है तो बाइक की ड्यूरेबिलिटी, एयर रेजिस्टेंस भी देखना है। ये सब पे रिसर्च चल रहा है। तो प्रोडक्शन हजारों यूनिट्स का डेली हो रहा है, साथ साथ में पैरेलली वो लोग उसको इम्प्रोवाइज करने पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है कि कंपनी इस चीज को लेके कितनी सीरियस है। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू पॉर्टर्स 5 फोर्सेस। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी शॉर्ट नोट है। इसमें केस स्टडीज भी है। अपन ने लास्ट टाइम है ना वो पिज्जा हट वाली केस स्टडी पढ़ी थी, वो इन्होंने मॉड्यूल में कंटिन्यू की है, हटाई नहीं है। तो मैंने भी फिर रहने दी, बाई चांस अगर वो लोग सेम कुछ पूछते हैं तो चलो अपने को आइडिया होगा उसके रेफरेंस पे। बाकी आप और कोई भी कंपनी का एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक बात ये है कि माइकल पॉर्टर ने एक 5 फोर्सेस का मॉडल डिफाइन किया था कंपटीशन लेवल पे। उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है मार्केट में, ठीक है, फोर्सेस क्या है। तो 5 पॉइंट्स है। जैसे पहला उन्होंने बोला कि भाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, क्या आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड हो, आपके जैसा कोई नया ब्रांड अगर मार्केट में आ जाए तो उसका आपके ऊपर कितना असर होगा, दैट डिपेंड्स, ज़्यादा असर होगा कम होगा तो वो तो डिपेंड करता है कि किस ब्रांड की बात हो रही है, बट दिस इज़ वन ऑफ द फोर्स जो अफेक्ट करेगा। दूसरा उन्होंने बोला है बार्गेनिंग पावर, आपके सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर और आपके कंज्यूमर्स का बार्गेनिंग पावर, कि भाई सप्लायर अपने प्राइस पे सामान बेचता है या आप उससे बार्गेन करके रॉ मटेरियल सस्ते में ले पाते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी आपका कस्टमर जो उसका बार्गेनिंग पावर कितना है, ये सब डिमांड सप्लाई पे है। अगर आपकी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है तो प्राइस आपका रहेगा, अदरवाइज पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो आपको प्राइस कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये सब पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। आपका प्रोडक्ट उसके बदले लोगों के प्रेफरेंस और कंज्यूमर बिहेवियर भी ऐसा है ना कि बाइंग प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, तो वो सब चीज़ों पे फोकस। और लास्ट में है राइवलरी अमंग्स द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। तो एक तो न्यू एंट्रेंट का थ्रेट तो रहेगा, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स में फाइट होता रहेगा। अब इसमें क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल जो है वो पिज्जा हट का केस स्टडी लिया हुआ है, तो आप पिज्जा हट के थ्रू मतलब पिज्जा वाला जो बिजनेस है उसको अपने कंपेयर करें तो इसमें अपने को अच्छा एक केस स्टडी मिल जाता है और रिलेट भी कर पाओगे आप ऐसा। अब अभी तक इंडिया में जो पिज्जा का जो बिजनेस था उसमें आपको पता है कि दो बड़ी कंपनीज फाइट कर रही थी, एक तो डोमिनोज है, एक पिज्जा हट है। अब डोमिनोज इंडिया में बहुत आगे निकल गई, पिज्जा हट काफ़ी पीछे रह गया। उसकी भी अपनी स्ट्रेटेजिक केस स्टडी है कि डोमिनोज क्यों इतना आगे निकला, जबकि पिज्जा का टेस्ट जो है वो दोनों का अच्छा है। और मुझे तो पर्सनली पिज्जा हट का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी डोमिनोज की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, उसके नंबर ऑफ स्टोर ज़्यादा बढ़ गए। और आज की डेट में इंडिया में 1800 स्टोर्स है डोमिनोज के, दैट इज़ अ बिग नंबर, और पिज्जा हट के कंपेरेटिवली कम है। तो वो लोग क्यों इतना आगे निकले, उनकी वो जो नहीं आई था 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, वहां से उन्होंने पूरा मार्केट पकड़ लिया। और एक तो चीज बर्स्ट वाला, दो चीजें। पिज्जा हट के पिज्जाज की वैरायटी मेन्यू सिमिलर है, टेस्ट भी अच्छा है, बट है ना उन्होंने कुछ यूनिक नहीं किया जो कस्टमर कैच कर ले कि हाँ ठीक है आप पिज्जा बेचे अच्छा पिज्जा है, बट कुछ यूनिक है। तो ना फ्लेवर्स में ऐसा कुछ यूनिक वो रिलेट करा पाए लोगों को, ना सर्विस में। डोमिनोज ने क्या किया कि उसके पिज्जाज भी स्टैंडर्ड है, अच्छे हैं, बट उसने ना एक वो नई चीज लॉन्च कर दी कि 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। वो ट्रिक इतनी काम की है ना कि उनके रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जस्ट वो एक मार्केटिंग स्कीम की वजह से कंपनी इतनी फेमस हो गई कि अब टेस्ट से ज्यादा लोग उसके ब्रांड पे जाते हैं कि डोमिनोज स्टैंडर्ड है, यही खा लो, उसके ऊपर सोचना नहीं वैसा। तो 30 मिनट्स वाला जो उन्होंने डिक्लेयर किया, अब वहाँ पे ना उनके बहुत सारे ऑर्डर्स लेट भी पहुंचते थे, और काफी बार ऐसा भी हुआ कि उनको फ्री देना पड़ा, या फ्री बोलते थे स्टार मार्क होता था, फिर उसमें ना उन्होंने डिस्काउंट देते थे। एक्चुअली में 100% फ्री बहुत बार नहीं भी देते थे, 300 रुपीज ऑफ, 50% ऑफ, ऐसा सब भी होता था। बट उन्होंने उसको मार्केटिंग कॉस्ट की तरह लिया कि ठीक है यार 10 में से 2 पिज्जा फ्री देती है, कोई बात नहीं, एडवर्टाइजमेंट में भी तो उतना खर्चा होता है, वो बजट वहां पे यूज कर लो। लेकिन फ्री के चक्कर में ऑर्डर बढ़ गए, तो पहले जब 5 पिज्जा के ऑर्डर आते थे ना, 20 पिज्जा के ऑर्डर आ रहे हैं, तो 20 में से अगर 2 फ्री चले भी गए, लेट हो गए, तो क्या फर्क पड़ा, तो रेवेन्यू तो बढ़ी गया ना। तो बहुत अच्छा कैलकुलेटिव वो गिमिक था जिसकी वजह से वो कंपनी चल गई। और इन्होंने कैलकुलेट करके 30 मिनट्स बोला था। मैं उस दिन उसकी केस स्टडी देख रहा था, उसमें उन्होंने पूरा बताया कि जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट था उन्होंने डिवीजन किया था कि 6 मिनट पिज्जा को बेक करके पैक करने में लगेगी, 4 मिनट डिलीवर करने जाने में लगेगी, 2 मिनट बिलिंग में लगेगी, ये होगा वो, ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेट किया था कि अगर ये स्ट्रेटेजिकली यूज किया 30 मिनट्स में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि पिज्जा डिलीवर हो सकता है। और आजकल देखो आ ही जाता है।
तो वो उन्होंने उससे एक स्पेशलाइजेशन कर दिया कि डोमिनोज है वो है 30 मिनट्स फ्री वाला, फिर फ्लेवर में चीज बस लॉन्च कर दिया, तो वहां से कुछ नया आ गया। तो पिज्जा हट वाला वो चीज नहीं कर पाया और कंपनी पीछे रह गई। तो एग्जिस्टिंग राइवलरी दो बड़े ब्रांड्स में तो चली रही थी, अब अपना न्यू एंट्रेंट में लापिनोज आ गया। लापिनोज खतरनाक लेवल पे बढ़ गया, अभी पूरे इंडिया में 600 से ऊपर आउटलेट्स है, तो थर्ड लार्जेस्ट पिज्जा चेन हो गया। और ये तो लोकल ब्रांड है, चंडीगढ़ का है, उसका फाउंडर जो है तो आईटी कंपनी में था और छोड़ के वहां से फिर बोला खुद का कुछ वो स्टार्टअप का कीड़ा। तो फिर पिज्जा चेन छोटा सा चंडीगढ़ में पहला स्टोर स्टार्ट किया 2011 में, और उसके बाद वहाँ से एक एक करके बिजनेस बढ़ने लगा। फिर अमृतसर शिफ्ट किया, वहाँ पे मोहाली में स्टार्ट किया पंजाब में, तो 2-3 स्टोर हो गए। फिर उसको समझ आया और बढ़ाना है तो फ्रेंचाइज मॉडल पे जाना पड़ेगा, और फ्रेंचाइज मॉडल बांटने स्टार्ट किए, फिर उसमें स्टैंडर्डाइजेशन किया रेसिपीज का एंड ऑल। अभी 600 से ऊपर है, गुजरात में 200 से ऊपर रेस्टोरेंट्स है, इतनी सारी फ्रेंचाइज ओपन कर दी। तो वो ऐसा हो गया ना न्यू एंट्रेंट। अब स्टार्टिंग में लापिनोज आया, डोमिनोज को फर्क भी नहीं पड़ता, बोले ठीक है यार, ऐसे तो लोकल पिज्जा स्टोर तो कितने सारे हैं, बट हम कहाँ पे, हम 1500-1200 स्टोर खोल के बैठे हैं, यूएस का ब्रांड है, फंडिंग है हमारे पास, कितना कॉम्पीट कर लेगा। और ग्रेजुअली 10-12 साल के अंदर अगर वो 600 स्टोर पे पहुंच गया है, अब डोमिनोज वाले को दुखता होगा कि यार ये परेशान तो कर रहा है और काफी बिजनेस बढ़ गया और रेवेन्यू जा रहा है, नहीं तो यही रेवेन्यू डोमिनोज पिज्जा हट में बढ़ता, अब वो लापिनोज के पास जा रहा है, तो कितना फर्क पड़ गया। अपने यहाँ सूरत में 30 से ऊपर आउटलेट्स है लापिनोज के, 30 आउटलेट्स है सोचो, तो एक सिटी में इतना आउटलेट है। तो और गुजरात में ये सबसे ज्यादा आउटलेट है, पूरे इंडिया में 600 है, गुजरात में 220-225 प्लस, तो वो तो होना है। अपने सूरत में गुजरात में खाने वाली पब्लिक ज्यादा ही है, तो वो तो होने ही वाला है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे न्यू एंट्रेंट का थ्रेट स्टार्टिंग में कम था, लेकिन एक एंट्रेंट ऐसा आ गया जो तगड़ा कंपटीशन देके। अब बाकी चीजों की बात करें, बार्गेनिंग पावर, अब सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर कैसा रहता होगा इनके साथ। डोमिनोज है, उसको चाहिए सप्लाई चीज का, तो जो सप्लायर है उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा या डोमिनोज का ज्यादा होगा? डोमिनोज का। वो बोले क्योंकि मैं एक स्टोर के लिए थोड़ी खरीद रहा हूँ, मुझे तो पूरे गुजरात में सप्लाई चाहिए। अब बोल, अब वो सोचा अच्छा पूरे गुजरात का ऑर्डर मुझे दे रहे हो ना, हाँ मुझे चीज़ पहुंचाना है और रेगुलर चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आज की बात है, डेली चाहिए। अब बोल सही रेट पे काम करेगा? बोले सर रेट आप बोलो, बस मुझे कुछ भी कमाने को दे देना चलेगा, लेकिन ऑर्डर मुझे चाहिए। समझ आ रहा है? तो वहाँ पे सप्लायर का बार्गेनिंग पावर कम है, इसका ज्यादा है क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड हो गया, तो वो एक उनको एडवांटेज है। दूसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, वो कैसा रहता है? डोमिनोज में जाके आप बार्गेनिंग करते हो नहीं, भाई, मीडियम पिज्जा कितने का? 650-500 से ऊपर 500 में देना है तो बोल, वैसा होगा? नहीं होगा, वो वहाँ पे बार्गेनिंग हो नहीं पाएगी। हाँ, आपने तो वहाँ तो जब वो संडे को भीड़ लगती है, अरे पहले मेरे पैसे ले, पहले मेरा ऑर्डर दे, 50 रुपए ऊपर ले ले, लेकिन फटाफट गरम गरम पिज्जा दे दे, तो वहाँ तो अपन बार्गेनिंग करते नहीं। हाँ, कंपटीशन की वजह से उनका प्राइस वॉर रहता है, वो एक अलग चीज है। एकदम एग्जॉर्बिटेंट प्राइस रखेंगे तो नहीं जाएंगे लोग, जाएंगे ही नहीं। बट अगर आपने वो सेम लेवल पे रखा है तो फिर उतना बार्गेनिंग पावर कस्टमर का हैवी नहीं है कि वो जो प्राइस पे बोले आपको काम करना पड़े, वो इशू नहीं आने वाला, क्योंकि एक ब्रांड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट जो है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये हाई रहता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स का, क्योंकि लोग पिज्जा खा खा के, आपने बहुत खा लिया, कितनी बार होता है ना, सिर्फ ओवर हो जाता है, रेगुलर इंटरवल पे इतने पिज्जा खा लिए, हर ग्रुप में जा रहे हैं पिज्जा ही खा रहे हैं, फिर एक पॉइंट पे ऐसी चिड़ मच जाती है कि अब पिज्जा मत लेके आना सामने। किसी ने नाम लिया ना कि पिज्जा ऑर्डर करना है, खाना ही नहीं है, ठीक है, बोले वो 7 चीज आ जाएगा, कुछ भी आ जाए, नहीं खाना, मतलब हटाओ यहाँ से, उल्टा देख के गुस्सा आ रहा है उसको, वैसा हो जाता है। तो अपने बोर हो जाते हैं सेम चीज खा के, फिर लोग स्विच करते हैं कि नहीं यार पिज्जा नहीं खाना। अच्छा, ब्रेड आइटम की लत लग चुकी, जंक फूड तो वही है, तो पिज्जा से बर्गर पे शिफ्ट हो गए एक बार, लेकिन पिज्जा नहीं खाना है। तो वो जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स है, उनका थ्रेट इनको हमेशा रहता है कि कस्टमर का टेस्ट या जो उसको खाने की जो होती है ना, कि मुझे पिज्जा खाना है, वो उसका क्रेविंग बंद नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए वो लोग क्या करते रहते हैं, रेगुलर एडवर्टाइजमेंट्स। अब डोमिनोज और ये सब की एड देख लो, इतनी खराब एड बनाते हैं ना, घर का खाना खाने का मन ही नहीं होगा। वो पूरी पिज्जा की स्लाइस खींच के दिखा रहा है, चीज पूरा मेल्ट हो रहा है, तो फिर आपको लगेगा यही ऑर्डर करना है। रेगुलर मार्केटिंग, रेगुलर दिखाते रहना कि भाई हम अवेलेबल है, भूल मत जाना, खाते रहना। दूसरा, मेन्यू में भी चेंजेस करते रहते हैं, हर थोड़े टाइम में ना थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे, एक आध नया ऐड कर देंगे, ट्राई अवर न्यू रेंज ऑफ पिज्जाज, कुछ टॉपिंग चेंज कर दिया, कुछ किया, तो आपको याद दिलाते हैं कुछ। अब क्या है ना, आप डोमिनोज का पिज्जा इतने टाइम से खा रहे हो, बोले तो सेम हो गया क्या है, 2 नए मेन्यू ऐड कर देगा, बोले चल देख के आते, कुछ नया आया है, मन तो हो रहा है पिज्जा खाने का, सेम नहीं खाना, टेस्ट चेंज चाहिए, तो कुछ नया डेवलप कर दिया, तो उससे फिर आप वापस उसके साथ कनेक्टेड रहते हो। ये कंपनीज अपने रेवेन्यू का 30-40% पैसा मार्केटिंग पे खर्च करती है, एडवर्टाइजमेंट पे। जोमेटो, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज। अब डोमिनोज को ऐड की क्या जरूरत है, उसको तो सब जानते हैं, हर गली गली में इतने स्टोर है, तो डोमिनोज को मार्केटिंग में पॉपुलैरिटी गेन करने की जरूरत नहीं है, रिकॉल करवाने की जरूरत है कि आपको बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए हुए, आओ, है ना, ठीक है। वैसा है लापिनोज में आप कभी गए हो, उसको मोबाइल नंबर दे दिया तो काम खत्म हो गया। SMS भेजता है, नोटिफिकेशन भेजता है, वेडनेसडे फ्राइडे तो बोलता है आज खाना क्यों बना रहे हो, गोगो है, एक पिज्जा खरीदो एक फ्री ले लो, सब बैठ के खाओ। और चलता भी उसी दिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आधे रेट पे मिल रहा है, तो पब्लिक लाइन लगती है उस दिन वहाँ पे।
तो आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि हर हफ्ते, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे आओ, खाते जाओ यहाँ पे, हमारा रेवेन्यू चलते रहना चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग में उनका बड़ा स्पेंडिंग है। अगर ऐड नहीं किया, आपकी 4 दिन में पिज्जा खाने की आदत छूट भी सकती है। कितनी बार अपने डाइट के लिए नहीं सोचते कि यार अब बस बहुत हो गया, जंक फूड नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, लेकिन वो आपको छोड़ने नहीं देंगे, एडिक्टेड कर रखा है। जोमेटो को देखा है क्या नोटिफिकेशन भेजता है, उसका नोटिफिकेशन ऑन रखो, ऐसा लगेगा बातें कर रहा है अपने साथ। 4 बजे बोले खाना खा लिया, कुछ मीठा खाओगे? मैं बोला यार तू, हाँ एक्चुअली मैं बोला तू एआई है कि रियल इंसान बैठा है सामने, बातें भी ऐसे कर रहा है। बोले यार चाय, बोले 5 बज गए, चाय पी लो, साथ में कुछ नाश्ता खा लो, ऐसे पर्सनलाइज नोटिफिकेशन भेज रहा है ना। रात को वो कुछ मीठा खा लो, हाँ ऐसे। अब जैसे जो मीम चल रहे हैं उसके भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन बना के भेज रहा है। दैट इज एक्चुअली वेरी बोलते क्रिएटिव और इंटेलिजेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उन्होंने कुछ यूनिक किया कि भाई ये पहली कंपनी, जोमेटो जैसा नोटिफिकेशन भेज रही है और कोई कंपनी नहीं करती थी, सब स्टैंडर्ड भेजते थे। बट इन्होंने कुछ क्रिएटिव किया ना, तो वो फेमस हो गया कि हाँ यार जोमेटो। अब नोटिफिकेशन आता है ना, तो लोग नोटिफिकेशन इसलिए ऑन रखते हैं कि क्या नया भेज रहा है वो पढ़ना है। ऑर्डर करे ना करे अलग बात है, बट आप कितना रोकोगे अपने आप को? रोज नोटिफिकेशन देखोगे, इंटरेस्टिंग है इसीलिए, एक आध बार तो ऑर्डर कर ही दोगे कुछ ना कुछ, तो उनका रेवेन्यू वहां से जनरेट हो रहा है। तो ऐसी स्किलफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज काम आती है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट से अपने आप को बचाने के लिए। नेक्स्ट, जब कस्टमर का पावर तो देख लिया अपन ने, पावर ऑफ सप्लायर भी हो गया, 5 पॉइंट कवर ना। कॉम्पिटिटिव, हाँ कॉम्पिटिटिव राइवलरी वाला जो पार्ट है कि भाई एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में जो फाइट चल रहा है, तो उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स, तो अपन ने लापिनोज की बात कर ली। अब पिज्जा हट डोमिनोज में जो फाइट चल रहा है, तो इतने साल से अपन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पिज्जा हट पीछे रह गया, वो नहीं फाइट कर पाया जितना डोमिनोज ने किया। और वो विजिबल है क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजीज उतनी अच्छी और क्रिएटिव नहीं प्रूव हुई जितनी डोमिनोज की तब के टाइम में प्रूव हो गई। वैसा है, इवन डोमिनोज अपने खुद के ऐप को भी ज्यादा प्रमोट करता है कि आप मेरे मोबाइल ऐप से ऑर्डर करो। जोमेटो से ज्यादा ऑर्डर उसको उसके खुद के ऐप से मिलते हैं, और उसने ना वो सरेंडर नहीं किया कि जोमेटो स्विगी है, मैं अपने ऐप पे क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ। वो लोग अपने ऐप से ज्यादा ऑर्डर्स ले रहे हैं, उस पर भी बेटर ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रहे हैं। डेटा आ रहा है उनके पास कि भाई कौन कितना कहाँ से ऑर्डर कर रहा है, उसका भी वो लोग यूज करते हैं फिर अपनी मार्केटिंग को, स्ट्रैटेजी को सेटल करने में। तो दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिशन चल रहा है वैसा। तो ये 5 फोर्सेस का पूरा जो इम्पैक्ट है वो किसी भी बिजनेस पे हो सकता है। अभी अपन ने पिज्जा चेन का एग्जाम्पल लिया, आप बर्गर किंग, मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप स्टारबक्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप KFC का एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई भी ब्रांड जो इस बिजनेस में होगा तो उसको 5 फोर्सेस मॉडल कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाला है। तो केस स्टडीज बहुत सारी अवेलेबल है, वो अपने ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो भी मिल जाएगी वैसा। ठीक है, तो इसके साथ ये पार्ट कंप्लीट है। इसमें देखो लैंग्वेज वाइज थोड़ा कंटेंट रिपीट भी है। आपको अगर सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ने हो ना, तो आप पेज 35 पे पढ़ सकते हो, क्वार्टर 5 फोर्सेस फैक्टर्स। वो इमेजेस भी थी, थियरी भी थी, तो मैंने इमेजेस ले लिए, काम लगती है। तो वो आप पढ़ोगे तो उसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और बाकी पिज्जा हट वाले केस स्टडी के अंदर की लैंग्वेज नेसेसरी नहीं है, जितना अपन ने डिस्कस किया, कहीं आपको एग्जांपल देना है, आप अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिख सकते हो। ऐसा हो तो मैं 1-2 और केस स्टडीज देख भी लूंगा, नॉलेज पर्पस के लिए आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप भले उसमें से भी गो थ्रू कर सकते हो, तो ऐड ऑन हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे।